नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है निर्देशांक ज्यामिति के एक और वीडियो में। अभी हमारा टॉपिक जो हम निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या देख रहे हैं, हम पॉइंट देख रहे हैं। इसमें हमने बेसिक देख लिया था पॉइंट के बारे में। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में कैसे पॉइंट को दर्शाना है, उसके एक्स निर्देशांक का क्या मतलब है, वाई निर्देशांक का क्या मतलब है। उसके बाद हमने पॉइंट को समझने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था। फिर हम देख रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन में हमने देखा था, अगर 3 पॉइंट हमें दिए गए हो तो हम बता सकते हैं कि वो मिलके एक रेखा बनाएंगे या फिर वो त्रिभुज बने। अब 3 के बाद हम देखेंगे किसका, 4 पॉइंट का। अगर हमें 4 बिंदु दिए हो, 4 बिंदु ए बी सी डी दिए हो, तो इससे क्या वर्ग बन सकता है, क्या आयत कब बनेगा, समांतर चतुर्भुज कब बनेगा और सम चतुर्भुज कब बनेगा। ठीक है, तो वो भी हम दूरी फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं। तो पहला देखते हैं कि वर्ग कब होगा। वर्ग हमें पता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे को किस पे काटेंगी, समकोण पे काटेंगी। और दूसरा, इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं और एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो ये बेसिक हमें पता है। तो वर्ग के लिए हमें क्या अप्लाई कर देंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अगर हमें चारों पॉइंट दिए हो तो चारों भुजाएं निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं। फिर हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे, एंड है इसके बीच। ठीक है, और विकर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने। अगर ऐसा केस है तो ये चारों बिंदु मिलके क्या बना देंगे, वर्ग। तो वर्ग के केस में हमें क्या करना है, इसकी 4 भुजाएं निकालनी है, जो कि चारों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। फिर हमें क्या करना है, इसके दोनों विकर्ण निकालने, और फिर हमें देखना है वो दोनों समान है तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो दूरी डिस्टेंस फॉर्मूले का तो बस इतना ही एप्लीकेशन है कि आप चारों भुजाएं निकाल लो और विकर्ण निकाल लो। अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है तो वो चारों बिंदु मिलके क्या बना रहे होंगे, वर्ग बना रहे होंगे। इसके अलावा हमें पता है कि ए सी है वो क्या होगी, लंबवत होगा किसके, बी डी के। यानी विकर्ण एक दूसरे को किस पे काटेंगे, लंबवत काटेंगे। और दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना, वो भी एक दूसरे को, इनका मिड पॉइंट भी सेम ही होगा, है ना, दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु से। यानी एसी और बी डी है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। प्लस 90 डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे, लंब समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग के बारे में। इसी प्रकार ये क्या हो सकता है, 4 बिंदुओं से मिलके आयत बन सकता है। आयत के केस में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर सी डी होगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें अप्लाई करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूले से शीर्ष दिए होंगे चारों, दो चारों भुजाएं निकाल लेंगे। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके साथ एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, वो हम लगा देंगे किसकी, एक विकर्ण की। इसमें भी आयत में भी क्या होंगे, विकर्ण दोनों बराबर। तो दोनों दो तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई और एक विकर्ण बराबर हो। अगर ये 3 के कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये चारों शीर्ष मिलके आयत बना सकते हैं। इसी जैसे वर्ग में था वैसे ही इसमें अपने क्या है, एसी जो हमारा है वो क्या है, लंबवत नहीं होगा किसके, बीडी के। आयत में दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंबवत नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते, है ना। इसके अलावा अगला है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, ऐसी शेप होगी, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी लेकिन विकर्ण बराबर, ए बी बराबर सी होगा, ए डी बराबर सी होगा, लेकिन विकिरण बराबर। तो हमें क्या करना, देखना है आयत और समांतर चतुर्भुज में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। आमने सामने की भुजाएं दोनों में बराबर होती हैं, लेकिन आयत में विकर्ण की लंबाई बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती। इसी प्रकार लास्ट क्या रह गया, समचतुर्भुज रह गया। समचतुर्भुज कैसा होता है, वर्ग को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, टिल्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। यानी चारों भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन एक दूसरे को समकोण पे नहीं काट रही होंगी। पहली कंडीशन तो चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरा, वर्ग में क्या था, चारों भुजाएं तो वर्ग में बराबर थी लेकिन वहाँ विकर्ण बराबर होते थे, यहाँ पे विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर नहीं रहने वाली। उसके अलावा विकर्ण एक दूसरे को लंबवत भी नहीं काटेंगे।
एक दूसरे को लंबवत काटेंगे। ठीक है, इसमें भी विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होंगे, लेकिन उनकी लंबाइयाँ क्या है, बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हो गए डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर हमें 4 बिंदु दिए हो तो हम बता सकते हैं हमें क्या करना है, चारों भुजाएं निकालनी है। ठीक है, अगर चारों भुजा बराबर है, दो केस बनेंगे कि चार भुजाएं क्या है, बराबर है, भुजाएं समान है। अगर चारों भुजाएं समान किस में होती हैं, या तो वर्ग होगा या फिर क्या होगा हमारा समांतर समलंब, या फिर हमारा क्या होगा समलंब चतुर्भुज, वो सॉरी सम चतुर्भुज होगा। सम चतुर्भुज। अब हम क्या देखेंगे, इनमें से कौन सा होगा, तो हमें दूसरा क्या करना पड़ेगा, विकर्ण निकालने पड़ेंगे। अगर विकर्ण भी समान आ गए तो क्या आ जाएंगे, वर्ग हो जाएगा, और विकर्ण असमान है तो सम चतुर्भुज। अभी दूसरा कैसे हो सकता, क्या हो सकता है कि चारों भुजाएं समान नहीं हो, क्या हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान हो, तो उस केस में क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है या फिर आयत हो। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, उसके लिए क्या निकाल लेंगे, विकर्ण। तो आयत में क्या होती है, विकर्णों की लंबाइयाँ समान होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण की लंबाइयाँ समान नहीं होती। तो ये बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूले की क्या है, एप्लीकेशन है। अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता हो, बिंदु दिए गए हो, तो हम बता सकते हैं क्या, कि दिए गए 3 बिंदु हैं तो हम बता सकते हैं कि सहरेखीय होंगे या नहीं होंगे। अगर त्रिभुज या फिर सहरेखीय नहीं है तो क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में भी हम बता सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे या फिर बाहु त्रिभुज बनाएंगे या फिर समकोण त्रिभुज। तो ये क्या है, उसके अपने डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन है। इसके अलावा अगर हमें 4 बिंदु दिए गए हो ए बी सी डी, तो हम बता सकते हैं कि वो क्या वर्ग बनाएंगे, क्या वो आयत बनाएंगे, क्या वो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, क्या या फिर वो सम चतुर्भुज बनाएंगे। वर्ग क्या बनाएंगे, हमें क्या करनी है, चारों भुजाएं निकालनी है प्लस विकर्ण निकालनी है। तो अगर चारों भुजाएं समान है प्लस विकर्ण समान है तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आमने सामने की भुजाएं समान है, विकर्ण भी समान है तो आयत। आमने सामने की भुजाएं समान है और विकर्ण समान नहीं है तो समांतर चतुर्भुज। आमने सामने चारों भुजाएं बराबर है प्लस विकर्ण बराबर नहीं है तो सम चतुर्भुज। यानी सबसे पहले हमें क्या देखनी है, भुजाएं देखनी है, भुजाएं समान है या, अगर हमारा आंसर है यस तो हमें क्या देखने, विकर्ण, है ना, विकर्ण देखने। विकर्ण में क्या हो सकता है, मान हो सकते हैं। हमें देखना है कि विकर्ण इक्वल है या, विकर्ण क्या है, इक्वल है। चारों भुजाएं समान प्लस विकर्ण इक्वल तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। चारों भुजाएं समान लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो सम चतुर्भुज। अगर भुजाएं समान नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि क्या, आमने सामने की भुजाएं समान है, फिर हम देखेंगे विकर्ण। अगर विकर्ण क्या है आपका समान है तो ऐसा किस में होता है, आयत में हो सकता है। और अगर विकर्ण हमारे समान नहीं है तो क्या हो जाएगा, समांतर। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। जैसे 4 क्वेश्चन है, 4 बिंदु दे रखे हैं, हमें पूछ रखा है कि वर्ग होगा, आयत होगा, समांतर चतुर्भुज होगा या सम चतुर्भुज। तो सबसे पहले हमें नहीं पता कैसी आकृति आएगी, हम ऐसी वैसी बना लेते हैं। मान लेते हैं -1, ये 0, -3, डी हो जाएगा 5, 2 और डी हो जाएगा हमारा 4, 6। जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में हमें इन्हें बनाना है। ठीक है, अब चारों भुजाएं निकालते हैं। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, -1 - 0 का स्क्वायर 1 + 16 कितना आ गया, √17, है ना। ए बी बराबर कितना आ गया, √ फिर हम क्या निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं। बी सी हमारी कितनी आ जाएगी, बी सी आ जाएगी 5 - 0 का होल स्क्वायर 25 प्लस कितने आ गई, √ फिर हम क्या निकालते हैं, सी डी। यहाँ से हमें पता चल गया कि चारों भुजाएं तो बराबर नहीं होने वाली। इसका मतलब
आयत या समांतर समचतुर्भुज तो नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर नहीं है, चार भुजाएं बराबर नहीं होंगी, तो आयत का तो कैंसिल, वो वर्ग का तो हमारा कैंसिल हो गया और समचतुर्भुज का भी। अब हम देख लेते हैं सी डी क्या हो जाएगा। इससे आगे वैसे निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि दो भुजाएं चेक कर ली हमने, दो से हमें पता चल गया वर्ग और समचतुर्भुज का तो अब या तो समांतर चतुर्भुज होगा या आयत होगा। इनमें डिफरेंस कैसे होगा? विकर्ण से होगा। विकर्ण कैसे है? एसी है, एसी क्या हो जाएगा? 5 + 1 = 36 प्लस 1 क्या आ गया? रूट। दूसरा विकर्ण क्या है? बीडी है, जो कि कितना हो जाएगा? 16 + 81, ये हो गया √90। हमें पता चल गया दोनों विकर्ण बराबर, चारों भुजा बराबर नहीं, चार भुजा समान नहीं है, इसका मतलब वर्ग नहीं है और हमारा समचतुर्भुज। हमारे पास बचा क्या ऑप्शन? आयत और समांतर। आयत के लिए क्या होने चाहिए आपके विकर्णों की लंबाइयाँ भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, लेकिन हमारे विकर्णों की लंबाइयाँ समान नहीं आ रही, इसका मतलब ये क्या होगा? हमारा समांतर चतुर्भुज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज, यानी सेक्शन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र में भी दो होंगे, एक अंतर विभाजन होता है और दूसरा हमारा बाह्य विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, जैसे ए पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया। अब क्या होगा कि इसको मिलाने वाली रेखा को, ये इनको मिलाने वाली रेखा हो गई, इसको क्या है? कोई पॉइंट विभाजित करेगा, जैसे सी मान लेते हैं, इसको विभाजित कर रहा है, दो पार्ट में विभाजित कर दिया है ना। इसी प्रकार एक तीसरा दूसरा कैसे हो सकता है कि इसको आगे एक्सटेंड करें और वहाँ पे सी डैश पॉइंट हो जो कि इसको विभाजित करे, तो उसको हम बोलते हैं बाह्य विभाजन। सी डैश के केस में हम इसे क्या बोलते हैं? बाह्य विभाजन बोलते हैं, और इस केस में हम इसे क्या बोलते हैं? अंतर विभाजन बोलते हैं। अंतर विभाजन के केस में क्या होगा? बिंदु दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के, दोनों बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा पर बीच में स्थित होगा, जबकि बाह्य विभाजन में उसको आगे एक्सटेंड करने पे हमें बिंदु मिलेगा जो इसको बाह्य विभाजित कर रहा होगा, ठीक है। तो जैसे अंतर विभाजन के केस में क्या हो जाएगा? AC अनुपात CB क्या हो जाएगा? मान लेते हैं M अनुपात N में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, यानी ये रेशियो क्या है? M अनुपात N। AC और BC का अनुपात क्या है? M रेशियो N है, तो C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अगर A के हम माने 1, B के निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2, तो C के आ जाएंगे mx2 + nx1 डिवाइड में प्लस n। इसी प्रकार y निर्देशांक आ जाएगा my2 + ny1 m + n। कैसे याद रखना है? क्रॉस उल्टा मल्टीप्लाई करना है। इधर वाला अनुपात किससे मल्टीप्लाई होगा? b के निर्देशांकों से। इधर वाला अनुपात किससे मल्टीप्लाई होगा? a के निर्देशांकों। जैसे m b के निर्देशांक x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, m p के निर्देशांक y2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी प्रकार n निर्देशांक a के x को निर्देशांक से, और n यहाँ पे p के a के y निर्देशांक। नीचे हमेशा अनुपात का क्या आएगा? अंतर विभाजन के केस में योग आएगा। जब हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तो हम a और b के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब y कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तो a और b के y निर्देशांकों से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार अगर हम अंतर विभाजित करेंगे तो हमें पता है पॉइंट हमारा क्या होगा? बाहर स्थित होगा, लेकिन अभी भी जो अनुपात है वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, M/N ही रहेगा। ये अनुपात अभी भी क्या रहेगा? सेम ही, यहाँ से लेके AC' अनुपात N ही रहेगा। अगेन हमारा C' क्या आ जाएगा? अब देखो बाह्य विभाजन के केस में क्या है? ये जो प्लस था ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा। तो m किससे मल्टीप्लाई होगा? b के कोऑर्डिनेट से, तो mx2 - x1 डिवाइडेड में m - n। इसी प्रकार my2 - my1 डिवाइडेड बाई m - n हो जाए। तो ये हमारे दो विभाजन सूत्र। जब हमारा अंतर विभाजन हो तो हमारा प्लस साइन आएगा, जब हमारा बाह्य विभाजन हो तो हमारा माइनस साइन। m अनुपात n है, तो m उधर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा और n इधर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। नीचे अनुपातों का योग या डिफरेंस आएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि अगर कोई भी रेखा AB है हमारी, है ना, उसको क्या हो, उसका क्या हो रहा है? अंतर विभाजन हो रहा है,
और अंत विभाजन कौन कर रही है, एक्स एक्स कर रही है। अंत विभाजन कौन कर रही है, एक्स एक्स, ठीक है। अनुपात वही है हमारा m रेशियो n ही है, ठीक है। तो जैसे ही एक्स एक्स अंत विभाजन कर रही है, हमें पता है एक्स एक्स पे क्या होता है, y कोऑर्डिनेट सभी बिंदुओं का 0 होता है। क्यों, एक्स एक्स पे स्थित सभी बिंदुओं की क्या होती है, एक्स एक्स से लंबवत दूरी 0, लंबवत दूरी 0 मतलब उनका y कोऑर्डिनेट y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। जब अंत विभाजन कर रहे हैं तो ये वाला केस है, तो ये हो गया हमारा क्या, y निर्देशांक, तो ये हमारा क्या होने वाला है, 0 रहने वाला है। यानी my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n बराबर 0। तो यहाँ से हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा m बटा n बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का y1 बटा y2, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें बोल दिया जाए क्या कि ए बी लाइन है, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, अगेन अंत विभाजन ही हो रहा है। जैसे पिछले केस में किसने किया था, एक्स एक्स ने, इस बार अंत विभाजन कौन कर रही है, वाई एक्स कर। अगर वाई एक्स कर रही है तो वाई एक्स पे सभी बिंदुओं के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो हमारा जो बिंदु सी है उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से एम अनुपात एन हमारा क्या आ जाएगा, x1 माइनस का x1 अनुपात x2 आ जाएगा। यानी m बटा n बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का x1 बटा x2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें दे दिया जाए कि कोई रेखा लाइन है, उसका अगेन अंत विभाजन हो रहा है, लेकिन इस बार ना तो एक्स एक्स कर रही है ना वाई एक्स कर रही है, कोई एक रेखा कर रही है जिसका सूत्र क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, उसके समीकरण दे दी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। ये रेखा इसको क्या कर रही है, m अनुपात n में क्या कर रही है, अंत विभाजित कर रही है। तो हमें पूछ लेते कि उसका रेशियो क्या होगा, है ना। ये मान लो हमारी ए बी है, ठीक है, इसको क्या है, ये रेखा अंत विभाजित कर रही है हमारी रेखा L, और ये अनुपात क्या है, m रेशियो, है ना। तो अब हमसे पूछ लिया जाए कि m रेशियो n क्या होगा। तो इसमें एक्चुअली प्रोसेस तो वही रहेगा, हमें c निकालना है, उसमें क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा वो फिर क्या है, इस रेखा पे भी होगा, इसमें रखेंगे, इसको संतुष्ट कराएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, m रेशियो n निकल के। हमें क्या है, डायरेक्ट याद रखने, ठीक है। तो m अनुपात n क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक माइनस आएगा। अब रेखा में क्या करना है, एक बार पॉइंट ए को से रख देना है, ठीक है। देखो ऊपर हम क्या ले रहे हैं, m, इधर m कौन से निर्देशांक की साइड है, a की साइड है। ऊपर क्या आएगा, a के निर्देशांक को लाइन में रख देंगे, ठीक है। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन और प्लस, इसी प्रकार नीचे क्या है, एन, एन हमारा कौन से पॉइंट की साइड है, बी की साइड है। तो बी के निर्देशांक से इस रेखा को संतुष्ट कराना है, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। ये बस याद करने के लिए हमें डायरेक्ट याद रखना है। आएगा कहाँ से, हम सी पॉइंट निकालेंगे, सी हमारा क्या आ जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस। अब ये एम के सी बिंदु क्या है, इस रेखा पे, इसको संतुष्ट करेगा, इसमें रखेंगे, हमारे पास क्या है, एम और एन का रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। हमें डायरेक्ट याद रखना है एम अनुपात क्या होगा, एन, एक बार रेखा में बिंदु ए रख देंगे और एक बार रेखा में बिंदु बी रख देंगे, ठीक है। जो ऊपर है और उसकी साइड जो बिंदु है उसी को रखना है। एम ऊपर है तो ऊपर कौन आएगा, बिंदु ए से रखने से जो वैल्यू आई वो आ जाएगी, है ना, याद रखने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ जाए कि हमें रेशियो मानना पड़ जाए, ठीक है, मानने का कैसा है, तो हम एम रेशियो एन कभी नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसे हमारे पास दो अननोन हो गए, एक एम हो गया, एन हो गया। हम क्या करेंगे, एम डिवाइडेड बाई एन प्लस वन भी लिख सकते हैं इसको, है ना, एन से डिवाइड कर दिया, या फिर एम डिवाइडेड एन को क्या लिख सकते हैं, लेमडा रेशियो वन लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारा सिर्फ एक अननोन बचेगा, कौन, लेमडा। हमें कितनी समीकरण चाहिएगी, सिर्फ एक समीकरण चाहिए, जबकि इस केस में हमें क्या चाहिए, दो समीकरण चाहिए। क्यों, दो अननोन। जब भी हमें ज़रूरत पड़ जाए कि कहीं रेशियो मानना है तो हम तो एम वन रेशियो एम टू या एम रेशियो एन ना मान के हम क्या मानेंगे, लेमडा रेशियो वन या फिर के रेशियो वन मानेंगे। इससे क्या हमारा एक वेरिएबल कम हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार अगर हमारा एम वन एम डिवाइड एम बटा एन क्या हो जाता, वन रेशियो वन हो जाता। तो इस केस में जो हमारा बिंदु निकल के आता वो क्या निकल के आता, मध्य बिंदु निकल के आता, और वो हमारा कैसा दिखता, x1
प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/। ये भी हमें याद रखना है, कोई दिए गए बिंदुओं का मध्य बिंदु हम निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, उसके x निर्देशांकों को ऐड करना है, दोनों बिंदुओं के उनको डिवाइड 2 कर देना है। ऐसे ही y निर्देशांकों को ऐड करना है, डिवाइड 2 कर देना है। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मध्य बिंदु निकल के आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, बिंदु है हमारा ए और बी, इनको मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। और उसको क्या किया जा रहा है, समत्रिभाजक, यानी उसके 3 भाग किए जाएंगे, ठीक है। उस रेखा के 3 भाग करने और तीनों भाग क्या करने, हमें समान करने, ठीक है। तो ये हो गया, मान लो ये हमारा डी हो गया। तो इसके 3 भाग करने, ये 3 भाग कर दिए, ये एक भाग मान लेते हैं, ये हमारा ए है, तो ये भी ए, ये भी 3 भाग हो गए। तो 3 भाग करने वाले समत्रिभाजक बिंदुओं के निर्देशांक, तो कितने बिंदु चाहिए 3 भाग करने के लिए, 2 बिंदु चाहिए। तो ये मान लेते हैं सी बिंदु है, ये डी बिंदु है। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, सी और डी हमें। चलिए ऑप्शन में आप देखोगे सब में 2 बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, क्योंकि 2 बिंदु से इस रेखाखंड के क्या हो जाएंगे, 3 भाग हो जाएंगे, और जो कि तीनों भाग के समान है। देखो समत्रिभाजक देते ही हमें एक चीज पता चल जानी चाहिए कि ये तीनों भाग के हैं, समान लंबाई के हैं, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, बिंदु सी चाहिए और बिंदु डी चाहिए। अब बिंदु सी और डी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। सी के लिए एस सी अनुपात सी भी चाहिए। एस सी हमारा कितना है, ए है। बी सी हमें पता है क्या है, 2a के बराबर है, क्योंकि ये लेंथ हमें पता है पूरी कितनी हो जाएगी, ए प्लस 2a हो जाएगी, ए प्लस ए 2a हो जाएगी। तो इसका मतलब ए सी अनुपात सी बी हमें पता है, जो कि कितना है, 1:2 है। अगर हमें अनुपात पता है तो हम अंतर्विभाजन सूत्र लगा देंगे और हमारा बिंदु निकल के, ए हम बिंदु हमारा दे रखा है कितना, 2,1, बी हमारा कितना दे रखा है, 5, तो हमारा सी क्या आ जाएगा, हमें पता है अनुपात क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 1 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 से। इसी प्रकार 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। नीचे अनुपातों का इसी प्रकार 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, डिवाइडेड बाई सी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 5/9/3 3, बटा सी के निर्देशांक, एक बिंदु के निर्देशांक तो क्या आ गए, 3,5/3। इसका मतलब ऑप्शन या तो 1 नंबर है या 2 नंबर है। तो अब हमें डी और निकालना पड़ेगा। डी के लिए हमारी पिक्चर कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अब हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। ए डी बराबर कितना हमें पता है, 2a। डी बी बराबर हमें पता है कितना है, a। ए डी अनुपात डी बी हमारा क्या हो जाएगा, 2:1। तो ये 2:1 हो गया। ये हमारा a है 2,1, ये 5,3। हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा जाके किससे, 5 से, तो 5×2 = 10 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, डिवाइडेड बाई 3। इसी प्रकार 2 अगली बार 3 से मल्टीप्लाई होगा, y निर्देशांक के लिए y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया 10×12/3 4,7/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला कि समान त्रिविभाजन करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल गए, अनुपात मिल गए। अनुपात मिलते ही हमें क्या मिल जाएंगे, हमारे बिंदु मिल जाएंगे। अंतर्विभाजन का हम क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। अब हम चलते हैं त्रिभुज के केंद्र पे। त्रिभुज के केंद्र मतलब हम त्रिभुज का अंतः केंद्र देखेंगे, त्रिभुज का केंद्रक देखेंगे, लंब केंद्र, बहिष केंद्र, प्री केंद्र, ये सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में पॉइंट है ना, तो हम इन्हें पॉइंट में ही डिस्कस कर लेते हैं। जब इस पहले कि हम केंद्रक वगैरह पे जाएं, उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे अभिलंब क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में जब भी अभिलंब बोल दिया जाए, मतलब वो क्या है कि त्रिभुज में एक भुजा के विपरीत शीर्ष से उस भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। यानी शीर्ष से भुजा पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो कितने शीर्ष, 3 शीर्ष होते हैं, और 3 शीर्ष से हर शीर्ष से सामने वाली भुजा पे क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। अब देखो शीर्ष से भुजा पे लंब डालना है, इसका मतलब सामने वाली भुजा पे लंब डालना है। क्यों, क्योंकि 2 भुजाएं तो शीर्ष से गुजर ही रही हैं, इस पे क्या लंब डालेंगे, हम क्या डालेंगे, लंब सामने वाली भुजा। ये कितना एंगल, 90 डिग्री।
ठीक है। इसी प्रकार दूसरे शीर्ष से भी डाल सकते हैं, इस शीर्ष से भी डाल सकते हैं, ये 90 डिग्री आना चाहिए, ऐसे ही सी से भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास 3 शीर्ष, तो 3 ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अभिलंब। तो हमारा अभिलंब क्या हो गया, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिक शब्दावली है, हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, इसी प्रकार एक माध्यिका होती है, इससे भी हम क्या करेंगे, शीर्ष से ही जाएंगे, इस पे सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। इसका मतलब 3 शीर्ष, तो 3 ही क्या होंगी एक त्रिभुज में, माध्यिकाएं होंगी, है ना। जैसे ये भुजा है, इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु ये है, ठीक है, ये है, तो इसको, ये शीर्ष है, इसको सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला देंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, माध्यिका। इसी प्रकार इस शीर्ष के लिए भी एक माध्यिका होगी, ये इसकी सामने वाली भुजा होगी, इसके मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से एक शीर्ष को मिलाएंगे, किससे, मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु किसका, सामने वाली, मध्य बिंदु आएगा सामने वाली, ठीक है, तो वो क्या निकल के आ जाएगी, माध्यिका। अभिलंब क्या करेगा, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो सामने वाली भुजा के किस रेशियो में काट रहा है, लेकिन माध्यिका में क्या करना है, माध्यिका सामने वाली भुजा के, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, माध्यिका होती है। ठीक है, तो माध्यिका के केस में ये दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, ये बिंदु हमारा क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। इस प्रकार लंब के केस में क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार एक वर्ड काम आएगा आगे, क्या, कोण समद्वि भाजक। अब देखो त्रिभुज है, 3 शीर्ष होते हैं, 3 ही कोण होते हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष से ही प्रारंभ होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की तीनों चीजें शीर्ष से ही प्रारंभ हो रही है, और ये क्या करेगा, उस शीर्ष पे जो कोण है उसको क्या करेगा, 2 समान भागों में कर देगा। तब यहाँ पे हम कोण बोल रहे हैं तो हमें अंतः कोण की बात कर रहे हैं, बाह्य कोण की बात नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज हो गया तो ये कोण हो गया, ठीक है, इसको क्या करेगा, यहाँ से शुरू करना है, ऐसे शुरू करना है कि ये क्या बन जाए, 2 भागों में डिवाइड हो जाए, तो ये जो बनेगा, इसको कोण को 2 भागों में विभाजित करने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा, कोण समद्विभाजक कहलाएगा, यानी कोण को समान 2 भागों में बांट। इसी प्रकार ये कोण है, तो इसका भी कोण को मध्य बिंदु मतलब होगा, जिसको रेखा जाएगी जो इस कोण को क्या करेगी, 2 बराबर भागों में। तो 3 चीजें हो गई, लंब क्या हो गया हमारा, एक तो माध्यिका हो गई, और एक अभिलंब हो गया। अभिलंब क्या करेगा, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालना है, माध्यिका में क्या करना है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाना है, और सब कोण समद्विभाजक में क्या करना है, शीर्ष से ही शुरू करना है, और उस कोण को क्या करना है, हमें 2 बराबर भागों में बांटना है। अगर ये 3 चीजें हमें समझ में आ गई, इसी प्रकार एक भुजा का चौथी चीज हो रहा है, भुजा का लंब समद्विभाजक, यानी 2 चीजें भुजा का है। सबसे पहले इस बार शीर्ष नहीं है, कौन है, भुजा है। भुजा को क्या करना है, एक तो उस पर लंब डालना है, और साथ में वो लंब क्या करे, उसे समद्विभाजक भी। तो 2 चीजें, ये भुजा है जैसे, तो इसको लंब भी डाले, और साथ में दोनों भुजा ये क्या करे, बराबर भागों में भी। मान लो ये त्रिभुज की कोई भुजा है, तो इसको क्या करे, इस पे लंब भी हो प्लस उसको 2 भागों में बांट दे, तो वो भुजा का क्या कहलाता है, लंब समद्विभाजक कहलाता है। त्रिभुज की भुजा के साथ समकोण बनाते हुए उसे क्या कर दे, 2 समान भागों में बांट दे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे क्या है, त्रिभुज के केंद्र पढ़ने में काम आएंगे। जैसे पहला है हमारा केंद्रक। केंद्रक में देखो क्या है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, तो यहाँ पे हमारा वर्ड क्या आ गया, माध्यिका। तो माध्यिका नाम आते ही हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला देना है, तो वो माध्यिका कहलाती है। तीनों 3 शीर्ष हैं तो 3 माध्यिकाएं होंगी, तीनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी वह बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रोइड भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक माध्यिका को केंद्रक क्या करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा, है ना। इसका मतलब जैसे अगर हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है, इसके क्या है, 3 शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं तो क्या होंगे, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु भी होंगे, है ना। जैसे एक को इसके मध्य बिंदु से मिला दिया, एक माध्यिका आ गई, बी को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दिया, दूसरी आ गई। इसी प्रकार ए बी का ये मध्य बिंदु है, इसको
तीसरे सामने वाले शीर्ष से मिला देंगे तीसरी माध्यिका। तीनों माध्यिकाओं ने क्या किया, इसको एक दूसरे को एक बिंदु पे काटा और ये बिंदु हमारा क्या बनने के लिए तैयार है, केंद्रक बनने के लिए तैयार है, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, जी से डिनोट करेंगे और जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रोइड बोलेंगे। ठीक है, तो केंद्रक क्या होता है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इसके अलावा प्रत्येक माध्यिका क्या है, जैसे इसको हम एडी बोले तो माध्यिका हो गई, ये केंद्रक हो गया जी। ये क्या करेगा, माध्यिका को 2:1 में बांटेगा। इसका मतलब ए जी अनुपात जी डी क्या होगा हमारा, 2:1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, हमारी शीर्ष व सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलान है। और इन माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया, केंद्रक हो गया। प्रत्येक माध्यिका को क्या करेगा, केंद्रक 2:1 में विभाजित करेगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, 2 किस साइड होगा, शीर्ष की साइड होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, देख के भी पता चल जाएगा याद रखने के लिए। जैसे ये माध्यिका है बीई, माध्यिका की बात कर रहे हैं बीई, इसको जी कितने अनुपात में बांटेगा, 2:1 में। तो 2 किस साइड रखना है, जिस साइड हमारा शीर्ष है। बीजी इस साइड हमें क्या रखना है, 2 रखना है, 2/1। शीर्ष की साइड हमें क्या रखना है, बड़े वाला भाग 2 रखना है। ठीक है, अब इतनी चीजें अगर हमें पता है तो हम इसका केंद्र निकाल सकते हैं। अगर हमें शीर्ष दिए हो तो हम निकालते हैं कैसे, शीर्ष वो दिए हो तो केंद्र आएगा। मान लेते हैं त्रिभुज के शीर्ष क्या है, x1 y1 ए शीर्ष है, बी क्या है x2 y2, सी मान लेते हैं x3 हो गए। देखो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया डी। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने आते हैं। बी के निर्देशांक हमारे पास है, सी के। मध्य बिंदु के क्या होंगे, इनके एक्स निर्देशांकों को जोड़ देंगे तो x2 + x3 / 2। इसी प्रकार y2 + y3 / कहाँ से आया, अंतर विभाजन के सूत्र से। ठीक है, जैसे डी के निर्देशांक आ गए, अब हमें क्या चाहिए, जी के निर्देशांक। हमें पता है ये रेशियो कितना है, 2:1 है ना। अगर हम लाइन पे दर्शाएं इसको, जैसे हमारे पास डी के निर्देशांक आ गए, अगर हम इसको अलग ले आए, ये हमारा ए है, ये डी है, इसके ऊपर कहीं केंद्रक होगा जो कि इसको 2:1 में बांट रहा होगा। 2 हमारा किस साइड होगा, शीर्ष की साइड होगा। ए के निर्देशांक हमें पता है x1 y1 है, डी के हमने निकाल लिए क्योंकि ये सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु है। तो x2 + x3/2 y2 + y3/2। अब विभाजन सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, जी निकाल सकते हैं। 2 हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। जैसे इस एक्स निर्देशांक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड वाला कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, x2 + x3 बचेगा। इधर से क्या आ जाएगा, प्लस में x1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, अनुपातों का योग आ जाएगा। इसी प्रकार y निर्देशांक के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, y2 + y3 बचेगा और दूसरी साइड से y1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई, अगर हम इसे सरल भाषा में लिखें तो x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3। ये हमारा क्या होता है, केंद्र। त्रिभुज के केंद्र जितने भी हम पढ़ेंगे, सबसे आसानी से निकलने वाला केंद्र है कौन, केंद्र। तीनों शीर्षों के x निर्देशांकों का जोड़ना है और उसे 3 से डिवाइड कर देना है। इसी प्रकार y निर्देशांकों को जोड़ना है और उसे 3 से डिवाइड कर देना है। तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे ये हमारा त्रिभुज था, ठीक है, ये ए बी सी, जहाँ पे ए डी हमारी क्या है, माध्यिका है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि ए माध्यिका ने क्या किया, हमारे त्रिभुज को 2 भागों में बांट दिया। त्रिभुज एबीसी के क्या कर दिए, 2 भाग कर दिए। अब हमें याद ध्यान रखना है, ये दोनों भाग क्या होंगे, हमारे समान होंगे। यानी त्रिभुज एबीडी का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज एडीसी के बराबर होगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसी प्रकार केंद्रक क्या करता है, केंद्रक हमारा ये हो गया। ठीक है, अगर हम ओनली केंद्रक बनाएं तो कुछ ऐसी शेप आएगी। केंद्रक हमारा क्या करेगा, पूरे त्रिभुज को 3 बराबर भागों में। तो ये जो 3 छोटे छोटे त्रिभुज बने, ए बी जी त्रिभुज, BC त्रिभुज,
ए सी तीनों क्या होंगे बराबर। ठीक है, केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में बांटता है। माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा होती है। और माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कौन होता है, हमारा केंद्रक होता है, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। इसी प्रकार y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, केंद्रक की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केंद्र पे, जो कि हमारा क्या है, अंतः केंद्र। केंद्रक में कौन है, हमेशा याद रखना, माध्यिका। अंतः केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक हमने देखे थे, कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाला और शीर्ष से शुरू होने वाला। उनका जो समद्विभाजक, उनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंसेंटर बोलते हैं। और इसे हम डिनोट किससे करेंगे, आई से। जैसे केंद्रक हम जी से दर्शा रहे थे, उसी प्रकार अंतः केंद्र आई से दर्शाएंगे। यानी अंतः केंद्र क्या होगा, है त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। इसके साथ ही एक चीज और ये ध्यान रखनी है, अंतः केंद्र क्या होगा, एक वर्त का केंद्र होगा। एक वर्त होगा जिसका केंद्र होगा, और वर्त कैसा होगा, जो कि त्रिभुज के अंदर होगा और तीनों भुजाओं को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, भुजाओं को स्पर्श, जिसे हम आगे चल के अंतः वर्त भी लेंगे। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है मान लो, तो इसके अंदर एक ऐसा वर्त जो तीनों भुजाओं को क्या करे, स्पर्श करे, तो उसका केंद्र कौन होगा, अंतः केंद्र होगा, जो कि क्या होगा, इन तीनों कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गई अंतः केंद्र की बेसिक परिभाषा। अब समद्विभाजक के लिए एक थ्योरम होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। कोण समद्विभाजक क्या होती है, बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। ये क्या बोलती है कि जो कोण समद्विभाजक होता है, किसी भी कोण का समद्विभाजक होगा। ठीक है, किसी भी कोण का जो समद्विभाजक है, वो क्या करेगा, सम्मुख भुजा को, यानी सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा को क्या करेगा, जो शेष 2 भुजाएं ना, उनके अनुपात में विभाजित करे। भुजाओं के अनुपात में, अगर सही वर्ड बोलें तो क्या करेगा, अंत विभाजित। यानी अगर ये हमारा त्रिभुज है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने वाली भुजा ए, सिर्फ बी के सामने वाली भुजा बी, सिर्फ सी के सामने वाली भुजा सी। ये हमारा कोण हो गया। मान लेते हैं ये कोण समद्विभाजक है, ये बिंदु कहाँ पे अटक रहा है, डी पे। तो जो ये सामने वाली भुजा को जो काटा है ना, बी डी अनुपात डी सी, ये हमारा क्या आएगा, सी अनुपात बी। जिस साइड की भुजा उसी साइड का अनुपात, जिस साइड की भुजा उसी साइड का अनुपात। तो ये थ्योरम हमें यहाँ पे काम आएगी, क्योंकि हमें पता है अंतः के अंदर कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, तो कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तुम्हारे काम आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अंतः के अंदर अगर हमें निकालना पड़ा तो कैसे निकाल। ठीक है, एक बार त्रिभुज बना देते हैं। ये मान लेते हैं हमारा ए बी है, ये मान लेते हैं हमारा कोण समद्विभाजक है। ठीक है, इसने सामने वाली भुजा को डी पे काटा, और इस पे एक इधर से भी अगर हम दूसरा कोण समद्विभाजक ले लेंगे, तो ये बिंदु हमारा क्या आ जाएगा, अंतः के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है ये भुजा बी, ये सी, और ये है ना, बी डी अनुपात डी सी बराबर कितना है, सी अनुपात बी है। जैसे अनुपात आ गया, हम क्या शीर्ष वही लेके चल रहे हैं, x1 y1 x2 y2 और 3 y3। तो जैसे ही आ गया, सबसे पहले तो हमारा d निकल के आ जाएगा। d हमारा क्या आ जाएगा, d हमारा आ जाएगा cx3 प्लस bx2 डिवाइडेड बाई b प्लस c। इसी प्रकार cy3 प्लस by2
बाई बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि बी और डी सी के हमारे पास निर्देशांक है, बी का x2 y2 है, सी का x3 y3 है, ये डी है जो इसको बी अनुपात सी में डिवाइड कर, है ना, सॉरी सी अनुपात बी में डिवाइड कर, अनुपात बी में, तो सी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी x3 प्लस बी x2 आ जाएगा डिवाइड में बी प्लस सी। इसी प्रकार y निर्देशांक आ जाएगा। तो सबसे पहले तो डी के निर्देशांक आ गए, है ना। अब हम, अगर हमें अनुपात पता है तो हम बी डी भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगी हमारी, बी डी हमें पता है कुल भुजा की लंबाई कितनी है, ए है बी सी की, और उसको क्या कर रहा है डी, सी अनुपात बी में डिवाइड कर रहा है, तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा, सी बट्टा बी प्लस सी इंटू ए। इसी प्रकार डी सी कितनी आ जाएगी, डी सी हमारी आ जाएगी बी बट्टा बी प्लस सी इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से हमें बी डी की लंबाई भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास अनुपात है और भुजा की कुल लंबाई पता है तो। बी डी अनुपात डी सी हमारे पास था, सी अनुपात बी, कुल भुजा की लंबाई ए थी, तो बी डी की आ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये भी हमारा क्या है, डॉटेड कोण समद्विभाजक है। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज तो ए बी सी है, ठीक है, एक त्रिभुज हमारा क्या है, ए बी डी है। अब ए बी डी ए बी सी से कोण बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोण बी तो दोनों में कोण बी है, तो ये दोनों के लिए समद्विभाजक रहेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हम बात करें सिर्फ किसकी, त्रिभुज ए बी डी की, हमारा ए है, ये बी है, ये डी है, तो ये इसका कोण समद्विभाजक है, जो कि यहाँ पे कहाँ पे काट रहा है, आई पे काट रहा है। अब यहाँ पे हमारे कोण समद्विभाजक की थ्योरम दोबारा अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि बी आई भी क्या है, कोण समद्विभाजक है। तो ये क्या करेगा, सामने वाली भुजा को इन भुजाओं के अनुपात में काट, यानी डी आई अनुपात आई ए क्या होने वाला है, भुजा बी डी अपॉन भुजा ए। बी डी की लंबाई हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, बी डी की क्या थी, सी ए सी बटा बी प्लस सी। ए बी की लंबाई हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये अनुपात निकल के आ जाएगा, ये अनुपात निकल के, जो कि कितना निकल के आया हमारा, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। अगर हमने क्या किया, हमने छोटा वाला त्रिभुज उठाया ए बी डी, जिसका ये क्या है, कोण समद्विभाजक है, तो ये सामने वाली भुजा को क्या करेगा, ए डी को इन दो भुजाओं के अनुपात में काटेगा। इसका मतलब ये जो डी आई और आई ए का अनुपात है, ये किसके बराबर होगा, बी डी भुजा बी डी अपॉन भुजा ए बी। बी डी की लंबाई हमने निकाल रखी है, ए बी की लंबाई हमारे पास है, तो कुल मिला के हमारे पास ये अनुपात आ गया। अगर हम इसको इतने को अलग निकाल लें, ये ए हो गया हमारा, ये डी हो गया, ए हमारा क्या है, x1 y1 है, डी हमने निकाल रखा था क्या, bx3 प्लस bx2 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। इसी प्रकार cy3 प्लस by2 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। ये हमारा आई है, ए आई अनुपात आई डी हमने निकाल लिया, बी प्लस सी अनुपात ए। डी आई अनुपात आई है तो ए आई बटा बी प्लस सी है, तो इसका उल्टा चाहिए हमें क्या, ए आई अनुपात आई डी बी प्लस सी अनुपात ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंतर्विभाजन का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास आई निकल के आ जाएगा। ये बी प्लस सी इधर के निर्देशांकों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिवाइड वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से तो क्या आ जाएगा, सी x3 प्लस बी x2 प्लस ए क्या होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा, ए x1 दे देगा, नीचे क्या आ जाएगा, अनुपातों का योग आ जाएगा। इसी प्रकार सी y3 प्लस बी y2 आ जाएगा, दूसरी साइड से ए y1 आ जाएगा, तो डिवाइड में अनुपातों का योग आ जाएगा। इस प्रकार हमारा अंतः के अंदर क्या निकल के आ गया, हमारा अंतः के अंदर आ गया ax1 प्लस y1 प्लस bx2 प्लस cx3 और डिवाइड में तीनों अनुपातों का योग। इसी प्रकार ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस, ये हमारा आ गया अंतः केंद्र का फॉर्मूला। ठीक है, तो अंतः केंद्र में हमने क्या देखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक होंगे, वो जिस बिंदु पे मिलेंगे वो क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र एक अंतःवर्त का भी केंद्र होता है, जो कि तीनों भुजाओं को इंटरनली स्पर्श करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखी कि कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को, सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में समद्विभाजित करेगा।
वही थ्योरम हमने अप्लाई करके और अंतः विभाजन का फॉर्मूले अप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया, अंतः केंद्र निकाल लिया। ठीक है, अब अंतः केंद्र के साथ साथ इसी के साथ है, इसी के जैसा ही है, हम देख लेते हैं क्या बहिष। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, इसकी प्रत्येक शीर्ष के लिए एक बहिष केंद्र होगा। जितने शीर्ष, 3 शीर्ष तो 3 बहिष केंद्र। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं कि शीर्ष एक या बहिष केंद्र क्या होने वाला है। तो हमें क्या करना है कि इसके सम्मुख, इससे जो 2 भुजाएं जा रही हैं, ए से ए बी, उसको आगे बढ़ाओ, बी सी को, दूसरी भुजा ए सी को आगे बढ़ाओ। अब जो बढ़ी हुई भुजाएं हैं और सामने वाली भुजा, ए के सम्मुख भुजा और बढ़ी हुई भुजाओं को स्पर्श करने वाला जो वर्त निकल के आएगा, उसका जो अपना क्या आएगा, केंद्र आएगा, वो क्या कहलाएगा, बहिष केंद्र। वो क्या कहलाएगा, बहिष केंद्र। किसके लिए, शीर्ष ए का। ठीक है, और शीर्ष ए का है तो I1 लिख देंगे, बी के केस में इसे I2 लिख देंगे, सी के केस में इसे I। इसी प्रकार अगर बी की बात हुई तो बी से जाने वाली भुजाओं को आगे बढ़ाएंगे और फिर इनको स्पर्श करने वाला यहाँ कोई एक वर्त आ जाएगा, इसी प्रकार इधर एक वर्त आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के शीर्ष ए के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ए से गुजरने वाली दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाना है, तो बढ़ी हुई भुजाओं तथा बीसी को स्पर्श करने वाले वर्त का केंद्र क्या कहलाएगा, बहिष केंद्र कहलाएगा। अब इसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना है, जो हमारा आई था ना उसी से आ जाएगा। वैसे इस पर क्वेश्चन कम ही आते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। इसी प्रकार ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। इसी के फॉर्मूले से सारे आ जाएंगे। I1 चाहिए, I1 किसके शीर्ष के लिए, a के शीर्ष के लिए। तो I में क्या करो, स्मॉल a को रिप्लेस कर देना है माइनस ए से। तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, a को रिप्लेस कर दो माइनस ए से, तो माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। प्रकार माइनस का ay1 प्लस का by2 प्लस cy3 और माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार अगर हमें I2 चाहिए, I2 किसके शीर्ष के सम्मुख है, बी का बहिष केंद्र है, तो इसमें बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस बी से। इसी प्रकार I3 के लिए सी को रिप्लेस कर देंगे माइनस सी। तो इसके लिए हमें अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने त्रिभुज का केंद्रक देख लिया। केंद्रक क्या होता है, माध्यिका। केंद्र का नाम आते ही हमें क्या लेने नहीं है, माध्यिका। माध्यिका क्या करेगी, सामने वाली भुजा के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला देगी। केंद्रक हम जी से लिखेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। इसी प्रकार y1 2 3 डिवाइडेड बाई 3। इसके अलावा केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करेगा। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने अंतः केंद्र देख लिया। अंतः केंद्र क्या होता है, कोण समद्विभाजकों को, कोण समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं वो हमारा अंतः केंद्र होता है। इसे हम आई से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला भी हमें डायरेक्ट याद रखना है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। इसी प्रकार ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। अंतः केंद्र से हमने बहिष केंद्र भी निकालना सीख लिया। एक बार a को माइनस ए से चेंज करना है, एक बार b को माइनस बी से रिप्लेस करना है और एक बार c को माइनस सी से रिप्लेस करना है। ऐसे हमारे 3 बहिष केंद्र आ जाएंगे, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केंद्रक और अंतः केंद्र। इससे आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे क्या, हमारा लंब केंद्र देखेंगे। लंब केंद्र के बाद हमारा परिकेंद्र भी आएगा। फिर हम इनके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे अपने कब ये सहरेख होते हैं समकोण त्रिभुज में, कहाँ पे हमारा परिकेंद्र होगा, कहाँ पे केंद्रक होगा, है ना। तो वो सब चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।